नमस्कार। भारत में आज भी सारी चर्चा और सबकी नजर चीन पर ही थी और गालवान में क्या हुआ उसको एनालाइज करने के बारे में लोग सोच रहे थे और यही फैसला शायद देश भी करने की कोशिश कर रहा है कि आगे हमको करना क्या चाहिए और चीन के साथ किस किस्म के संबंध होने चाहिए। हमने देखा कि आज एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया रेलवेज की तरफ से, तो ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कैंसिल किया गया। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि चीनी सामान का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। एक मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि जो चाइनीज फूड है वो भारत में उस पर उसको भी बॉयकॉट किया जाना चाहिए। उस पर पता नहीं लोग थोड़े बहुत हंस रहे थे, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो जो चीनी खाना चाइनीज फूड जो भारत में मिलता है वो एक्चुअली इंडियन चाइनीज है। तो उसको इंडियंस बनाते हैं, इंडियंस ही खाते हैं। इंडियन वेजिटेबल्स और चावल और गेहूं से बनता है, तो उसको बॉयकॉट करने का क्या फायदा है, अभी ये बात तो स्पष्ट नहीं है। पर जो अलग स्टेप्स लिए जाएंगे उन पर तो चर्चा चलती रहेगी। इस सब के बीच में एक और विवाद शुरू हुआ। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि भारतीय सैनिकों को निहत्था क्यों चीनी सैनिकों के सामने भेजा गया। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि नहीं, उनके पास हथियार थे पर उन्होंने प्रयोग नहीं किए, इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि ऐसा ही प्रोटोकॉल कई सालों से चलता आया है। और अगर ये बात सही है तो उन सैनिकों के डिसिप्लिन और उन सैनिकों की बहादुरी को दाव देनी पड़ेगी कि वो वहां गए, उनके पास बंदूकें थी। चीनी सैनिकों ने उन पर हमला किया, लाठियों से हमला किया, क्लब से हमला किया, पत्थरों से हमला किया, उन्होंने बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया। तो उनके बहादुरी और उनके डिसिप्लिन की दाद देनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। सीमा पर तनाव के बीच भारतीय रेलवे ने चीन की एक कंपनी को दिया गया 470 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया है। हालांकि इसकी वजह बताई गई है काम में लेट लतीफी। रेलवे ने कहा है कि 4 साल में सिर्फ 20% काम हुआ है और इसी वजह से ये ठेका रद्द कर दिया गया है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL की ओर से बीजिंग की कंपनी नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशंस को यह ठेका दिया गया था। ठेके के तहत कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी कि मुगल सराय के बीच सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम होना था और ये काम इस चीनी कंपनी को दिया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के उस सवाल पर पलटवार किया है जिसमें राहुल ने सरकार से पूछा था कि गलवान में सिपाहियों को निहत्थे मरने के लिए क्यों भेजा गया। एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि हमें सीधे तौर पर तथ्य समझ लेने चाहिए। सीमा पर तैनात सिपाही हमेशा हथियार साथ रखते हैं, खासकर तब जब वो अपनी जगह को छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून को गलवान घाटी में तैनात जवानों ने भी कुछ ऐसा ही किया, पर विदेश मंत्री ने बताया कि ये बहुत लंबे वक्त से होता आ रहा है कि आमने सामने होने की स्थिति में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके लिए उन्होंने 1996 और 2005 के समझौते का जिक्र भी किया। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प और LAC पर तनाव के मुद्दे पर गुरुवार को एक बार फिर दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर दोनों तरफ के सैन्य अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो गई थी। ये बातचीत उसी क्षेत्र में हो रही है जहां सोमवार रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में एक कर्नल सहित भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चीन के भी करीब 35 से 45 सैनिकों की इस झड़प में मारे जाने या घायल होने की खबर है। गलवान घाटी में चीन के साथ हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों का पार्थिव शरीर जैसे जैसे उनके घर पहुंच रहा है, वैसे वैसे ही चीन के खिलाफ देशवासियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को तेलंगाना में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। इसी कड़ी में सहरसा के वीर कुंदन यादव, बिहटा के सुनील कुमार, पटियाला के नायब सूबेदार मनदीप सिंह और पश्चिम बंगाल के राजेश उरंग का पार्थिव शरीर भी अपने अपने गांव पहुंचा। इस दौरान चारों तरफ अमर रहे और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे।
परिवार और पड़ोसियों की आंखों में आंसू के साथ गर्व की चमक दिखी। सभी अपने सपूतों के बलिदान के आगे नतमस्तक दिखे और देश पर न्यौछावर हुए इन रणबांकुरों की अंतिम यात्रा में शरीक होकर सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी। चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को अंतिम विदाई देने तेलंगाना में उनके घर सैकड़ों लोग पहुंचे। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे शहीद का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो संतोष बाबू अमर रहे के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। शहीद संतोष का पार्थिव शरीर नई दिल्ली से विशेष विमान से हैदराबाद के हकीम पेट एयरफोर्स बेस पर बुधवार रात 8 बजे पहुंचा, जहां तेलंगाना के राज्यपाल और आईटी मिनिस्टर के.टी. रामाराव पहुंचे और शहीद के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद हकीमपेट से सड़क के रास्ते कर्नल के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया। एम्बुलेंस के रास्ते में लोगों ने फूलों की बारिश की और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान कर्नल की पत्नी संतोषी और बच्चे भी साथ थे। बीएसएनएल और एमटीएनएल में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक वाली खबर का देश के टेलीकॉम सचिव ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों के साथ काम और चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। सीएनबीसी टीवी 18 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों के साथ आगे की पार्टनरशिप को लेकर समीक्षा करने के लिए जरूर कहा गया है। इससे मौजूदा किसी भी डील पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि कंपनियों को इस बात का डर जरूर है कि इस फैसले से 5G ट्रायल पार्टनरशिप पर असर पड़ सकता है। दरअसल सीमा पर भारत चीन तनाव के बीच बुधवार शाम को खबर आई थी कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को 4G अपग्रेडेशन प्रोग्राम में चीनी उपकरणों का उपयोग न करने का आदेश दिया है। देश के हर कोने में चीन के खिलाफ आक्रोश का माहौल तेज है। बिहार में भी चीन के सामान और कंपनियों के बहिष्कार के लिए जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव आगे आए। उन्होंने जेसीबी मशीन के फ्रंट लोडर बकेट पर चढ़कर कोतवाली थाने के सामने लगे चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो के बैनर पर काली पोती और काली स्याही से नो चाइनीज प्रोडक्ट लिखा। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि चीनी कंपनियों का बहिष्कार करें। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को उल्टा भारतीय सेना पर दोष मढ़ते हुए बयान दिया है कि झड़प के पीछे भारतीय सेना है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनियुंग ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि भारतीय जवानों ने आपसी समझौते को तोड़ा और एलएसी के पार घुसाए और जानबूझकर चीनी सेना के अफसरों और सैनिकों को भड़काया, जिसके बाद ही उनके बीच शारीरिक हिंसक झड़प हुई और इससे जाने गई। आपको बता दें कि चीन लगातार सारा दोष भारत पर मढ़ने की कोशिश में है। बीते 3 दिनों में खूनी झड़प के लिए भारतीय सेना को जिम्मेदार बताने वाला चीन का ये तीसरा बयान है, जबकि हकीकत उल्टी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत मौजूदा हालात को गलत ना आंके या चीन की अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को कम कर ना आंके। चीन से तनातनी और खूनी संघर्ष के बीच नेपाल के तेवर भी बदले बदले हैं। दिल्ली से तनाव बढ़ाने वाला कदम उठाते हुए नेपाली संसद के अपर हाउस ने गुरुवार को सर्वसम्मति से उस नक्शे को पास कर दिया जिसमें भारत के 3 क्षेत्रों को उसने अपना बताया है। पिछले हफ्ते ही इस विधेयक को नेपाली संसद के निचले सदन ने मंजूरी दी थी। नए नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियू धारा को अपना इलाका बताया है, जो कि भारत के हैं। भारत ने नेपाल के नए मानचित्र दावे पर कहा है कि नेपाल का दावा कृत्रिम है और ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है। भारत ने कहा था कि सीमा मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ये हमारी मौजूदा समझ का भी उल्लंघन है। कोरोना ने सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी में डाला है तो वो हैं प्रवासी मजदूर। बेरोजगार हो चुके हैं, काम नहीं है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार नाम की योजना की घोषणा की, जिसे 20 जून को पीएम लॉन्च करेंगे। वित्त मंत्री ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी मजदूरों को उनके स्किल के हिसाब से काम दिया जाएगा। इसके तहत सरकार 25 स्कीम्स में 50,000 करोड़ रुपए खर्चेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों में बड़ी संख्या में मजदूरों की वापसी हुई है। इस अभियान के तहत बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 तो झारखंड के 3 जिलों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। यह अभियान जल्द ही चुनाव होने वाले राज्य बिहार के खगड़िया जिले से 20 तारीख को लॉन्च होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल होने वाले प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लगाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 जून से शुरू होने वाली यात्रा को स्थगित करते हुए चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा कि अगर कोर्ट इस यात्रा को अनुमति देती है तो भगवान कोर्ट को भी माफ नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत साल 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। बड़ी बात यह रही कि इसके लिए भारत के पक्ष में 192 में से 184 वोट पड़े, जबकि इसके लिए कम से कम 128 वोट चाहिए होते हैं। यह 8वां मौका है जब भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी तौर पर चुना गया है। इससे पहले आखिरी बार साल 2011-12 में भारत को इस परिषद में जगह मिली थी। एशिया पैसिफिक ग्रुप से भारत इकलौता उम्मीदवार था। बीते साल एशिया पैसिफिक ग्रुप ने इस सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को समर्थन दिया था और अफगानिस्तान ने ये सीट भारत के लिए छोड़ दी थी। फिलहाल इस सीट पर इंडोनेशिया काबिज है। भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने का अमेरिका ने स्वागत किया है। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में नई दिल्ली की अस्थायी सदस्यता हमारे लिए चिंता की बात है। देश में कोरोना वायरस हर बीतते दिन के साथ बेलगाम होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को बीते 24 घंटों में 12,881 नए कोरोना मामले सामने आए, जिससे देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,66,946 हो गई है। बता दें कि देश में पहली बार करीब 13,000 नए केस आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना ने 334 मरीजों की जान ले ली, जिससे इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 12,237 हो गई है। देश में फिलहाल 1,60,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,94,000 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। वैसे एक तथ्य ये भी है कि पूरी दुनिया में एक्टिव केसों के मामले में भारत का स्थान चौथा है, जो चिंता बढ़ाता है। हालांकि इन सबके बीच रिकवरी रेट उम्मीद बंधाती है। देश में बीते 24 घंटे में 7,390 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 53.95% पर पहुँच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को कोरोना टेस्ट के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की। इस मोबाइल लैब को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ये हर दिन 25 RT-PCR टेस्ट तो वहीं 300 ELISA टेस्ट कर सकती है। मोबाइल लैब की मदद से गाँव कस्बों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों को ट्रैक और ट्रेस करने में तेजी आएगी। हालांकि इसमें अहम यह है कि ऐसे कितने लैब तैनात होते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत ने कोरोना टेस्टिंग की लड़ाई 1 फरवरी को एक लैब से शुरू की थी, पर आज देश भर में करीब 953 लैब हैं, जिनमें से 699 सरकारी लैब हैं। सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को उनके परिवार ने गुरुवार को गंगा नदी में विसर्जित किया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सुशांत के पिता के सिंह और बहनों को गंगा में उनकी अस्थियों को विसर्जित करते देखा जा सकता है। सुशांत के देहांत से जुड़ी बाकी की रस्में पटना स्थित उनके घर पर ही की जाएंगी। डिप्रेशन से जूझ रहे एक्टर की 14 जून को मुंबई में मौत हुई थी। उन्होंने अपने बांद्रा स्थित घर पर खुदकुशी कर ली थी।